क्या कांग्रेस से गए हुए नेताओं की बीजेपी में ज्यादा चल रही है? हम जो लोग आए हैं, अगर हमारी भी बात कोई सुन रहा है जी तो तर्क संगत ही सुन रहा होगा। बेवजह तो अगर हम भी कह रहे होंगे तो उससे तो हमारा भी क्रेडिबिलिटी कम होती है। जी और ये भी अच्छी बात है कि कम से कम सुनी तो जाती है। जी यहाँ से तो तभी गए थे कि सुनने वाला कोई नहीं था। जी। किससे थ्रेट है सुधीर शर्मा को? नहीं, मैं तो किस थ्रेट मानता नहीं किसी को। ऐसा काम करने वाले आप जानते हैं किस मानसिकता के होते हैं। जी, लेकिन फिर भी प्रयास तो लोग कर ही रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है सुधीर जी कि नया एक गुट बनकर तैयार हो गया है जाने वाले नेताओं का बीजेपी में। क्या आप खुद को अलग गुट मानकर चल रहे हैं जितने भी नेता गए हैं? नहीं, जो लोग ये कहते हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी को समझते नहीं। जी गुटों के लिए कोई जगह नहीं है। पूरे देश में आपने देखा है कि जब भी कोई निर्णय होता है तो वो सबको सब मान्य होता है। और गुट बनाएंगे किसके लिए? अब तो पूरे समर्पण भाव से जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी है और बीते कल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट कैसा रहा है जनता के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुधीर शर्मा जी। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्ल्ड। धन्यवाद। आपने कल बजट को थोड़ा सा एग्जामिन किया और उसके बाद आपने कहा कि चरणबद्ध ये बजट जो है, इसका नाम आपने रख दिया कि चरणबद्ध बजट ये है। आपको नहीं लगता कि गुड थिंग्स टेक टाइम, उस सिद्धांत पर आप नहीं चल रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जानता हूँ कि गुड थिंग्स टेक टाइम जी लेकिन उस टाइम के लिए प्रयास भी होने चाहिए। तीसरा बजट आ गया और हर बजट में आप जो प्रावधान करते हैं एक वर्ष के लिए, समय अवधि उसकी एक वर्ष है। जो भी जी आपने प्रावधान कर दिया उस एक वर्ष की अगर कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है या जनहित में कोई आप घोषणा कर रहे हैं तो एक वर्ष की है। जी तो अगर आप वो बजट एक वर्ष का दे रहे हैं और उसमें भी चरणबद्ध कर रहे हैं, उसमें भी 2-3-4 महीने का डिले करके दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो जनता के साथ न्याय नहीं है, न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जब आप पेश कर रहे हैं तो पूरे वर्ष का वो आपका एक रोड मैप है और कितने आपके साधन संसाधन है और कितना आपका व्यय रहने वाला है। तो ये सारा उसका लेखा जोखा है। लेकिन उसमें भी हर चीज पर कहना के करेंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से करेंगे। जी और सिर्फ मैं समझता हूं कि ये कागजों को पूरा करने का प्रयास है कांग्रेस का। जी 10 गारंटियों को, जैसा कहते हैं महिलाओं को, सब महिलाओं को प्रदेश की 1500 रुपए देना था। जी अब उसमें कैटेगराइजेशन करना और उसमें भी चरणबद्ध कर देना, तो एक तरह से साफ दर्शाता है कि आपने जो कहा 10 गारंटियां देते समय, जी उस समय आपने ये एहसास आपको नहीं था कि क्या वित्तीय स्थिति रहने वाली है। अब गोबर खरीदने की बात को कहते हैं मांग पूरी कर दी, केवल 2 व्यक्ति मंडी के जी जिनसे वो खरीदा है। इस आंकड़ा है जो सदन में पेश हुआ है जी और फिर कह दिया कि ये भी पूरी हो गई। और इसी तरह से जो राजीव गांधी स्टार्टअप है, उसको क्या रखा था? उसको ये रखा था कि हम लोग हर वर्ष 1 लाख युवा को रोजगार देंगे जी और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत स्वरोजगार भी देंगे, तो वो आंकड़ा 4 लाख हो जाएगा। जी ये जगह जगह पोस्टर लगे थे। लेकिन अब उसमें क्या कर दिया कि आपको इलेक्ट्रिक टैक्सी अगर खरीदनी है तो ही मिलेगा। तो इस तरह से जब पूरे बजट का आप आंकलन करेंगे तो उसमें कई चीजें हैं जिनके ऊपर जो इन्होंने बजट पिछले में रखा था वे ही शून्य हुआ। मतलब कि लोगों ने उस योजना को स्वीकारा ही नहीं। जी तो ये हकीकत है। ये तो चलिए एक बात हो गई और आपने जो चरणबद्ध कहा वो हो गया, लेकिन इसके अलावा कई नई योजनाएं भी इस बार सरकार ने शुरू की हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ये वाला जो बजट है हर छोटे तबके को कुछ ना कुछ देने की कोशिश जो है सरकार ने की है। तो इसको कैसे बीजेपी क्रिटिसाइज करेगी? इस ओवरऑल बजट को बीजेपी कैसे क्रिटिसाइज करेगी? कुछ मुख्य पॉइंट्स अगर आप बता सकें तो। देखिए, ऐसा है कि जो भी उन्होंने घोषणाएं की हैं जी उसके लिए आपके पास बजट तो है नहीं, धनराशि तो है नहीं। आप निर्भर हो गए हैं पूरी तरह से केंद्र के ऊपर। जी और वहां से भी जो पैसा आ रहा है अलग अलग स्कीमों में, जैसे कि आपका इसका समग्र शिक्षा अभियान का पैसा था, जी उसकी सूचना आई कि उसमें से भी लगभग 60-70 करोड़ जो है सैलरीज में दे दिया आपने।
और सीआरएफ का पैसा आपने सैलरीज में दे दिया, जी तो इन नई योजनाओं के लिए धन का प्रावधान कहाँ से करेंगे वो तो बताया नहीं है। या केवल केवल मात्र ये देखते हुए कि अब आगे दिसंबर में जी पंचायतों के चुनाव आने हैं, कुछ जगह नए नगर निगम बने हैं उनके चुनाव आने हैं, तो ये वो 10 गारंटियों वाला ही धोखा है। जी ये मिलेगा नहीं, और जब देने लगेंगे तो इसको भी कह देंगे कि चरणबद्ध तरीके में करना है, घोषणा तो हमने कर दी थी, जी साधन हम पैदा कर रहे हैं। जी कुछ दिनों पहले सुधीर जी मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है। जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब कहीं ना कहीं जो हमारे नेता थे, जो हमारी टीम थी, जो बीजेपी में गई है, उन्हीं की सुनी जा रही है बीजेपी में, और वही जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं बीजेपी में सारी चीजें। तो क्या ऐसा है? क्या कांग्रेस से गए हुए नेताओं की बीजेपी में ज्यादा चल रही है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन नहीं बन गया, दल नहीं बन गया, जी कुछ तो अनुशासन रखा होगा। और हम जो लोग आए हैं, अगर हमारी भी बात कोई सुन रहा है जी तो तर्क संगत ही सुन रहा होगा। बेवजह तो अगर हम भी कह रहे होंगे तो उससे तो हमारा भी क्रेडिबिलिटी कम होती है। और ये सही है कि ठीक है, अवसर मिला है तो अपनी बात रख रहे हैं, और हमारी नहीं सुन रहे, वहां सबकी सुनी जाती है। जी और ये भी अच्छी बात है कि कम से कम सुनी तो जाती है। जी यहाँ से तो तभी गए थे कि सुनने वाला कोई नहीं था। जी लेकिन अब बीजेपी में आपकी बात सुनी जा रही है बराबर। बिल्कुल सुनी जाती है, जो कि प्रदेश हित में है। जी वो बात अगर हम रखते हैं जी जी तो उसको सुना जाता है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, और उसको लेकर भी जद्दोजहद जो है चल रही है भाजपा में। क्या उसको लेकर भी आपने अपनी बात सामने रखी है? वो सुनी गई है आपकी बात, जो भी आपने कहा है? नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जो निर्णय है जी वो शीर्ष नेतृत्व को करना है। जी उसमें कोई राय हमने अपनी तरफ से नहीं दी है। जी और जो भी व्यक्ति होगा, अनुभवी व्यक्ति होगा, जो संगठन को समझता हो, हम तो अभी आए ही हैं, तो अनुभव वाला व्यक्ति होगा, संगठन को समझने वाला व्यक्ति होगा, जिसके ऊपर भी निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। जी मतलब अभी आपसे इस बात को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है? नहीं, मैं कोई चर्चा किसी से नहीं हुई है। जी जितने भी नेता गए हैं बीजेपी में, वहां पर अधिकतम ऐसे क्षेत्र हैं जहां देखने को मिला है कि भाजपा के जो मूल भाजपाई जो नेता हैं वो नाराज हैं। देहरा में आप स्थिति देख लीजिए कि वहां पर तो एक नई भाजपा बनकर तैयार हो गई है। क्या धर्मशाला में भी इस तरह की कोई स्थिति पैदा हो रही है? मूल जो भाजपाई हैं, क्या उनमें कोई नाराजगी है? सुधीर शर्मा के आने से क्या कईयों के करियर खत्म हो गए हैं वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो शायद उपचुनाव में भी बातें निकल करके आती। जी और अभी संगठन के भी चुनावों में हमने जो भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से पुराने सक्रिय सदस्य रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, जी उनको इस संगठन में जगह दी है। तो और अब तो दो दो वहाँ मंडल बन गए, एक शहरी एक ग्रामीण। जी तो अभी तो आगे चल के और संगठन का जो है विस्तार होना है। जी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि पदाधिकारी कोई छूटेगा ही नहीं। तो कम से कम मुझसे तो मुझे लगता नहीं कि अभी तक कोई नाराज है। होगा भी तो मैंने कहा है कि मुझसे ही आकर के बता देना चाहिए, और हल हर चीज का होता है। ये भी कहा जा रहा है सुधीर जी कि नया एक गुट बनकर तैयार हो गया है जाने वाले नेताओं का बीजेपी में। क्या आप खुद को अलग गुट मानकर चल रहे हैं जितने भी नेता गए हैं? नहीं, जो लोग ये कहते हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी को समझते नहीं। जी गुटों के लिए कोई जगह नहीं है। पूरे देश में आपने देखा है कि जब भी कोई निर्णय होता है तो वो सबको सर्वमान्य होता है। और गुट बनाएंगे किसके लिए? अब तो पूरे समर्पण भाव से जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं जी तो अपने क्षेत्र का काम करना है, वहाँ के मुद्दे उठाने हैं और संगठन को मजबूत करना है, बस उतना ही है। जी अभी अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। धर्मशाला भी एक पर्यटन क्षेत्र ही है, और जिस तरह से पंजाब के टूरिस्ट यहाँ पर आके, आपने देखी होंगी वीडियोस, और जिस तरह से एचआरटीसी की बसेस पर भी लगाए गए हैं भिंडरावाले के पोस्टर्स, या जो भी इस वक्त प्रदेश में चल रहा है बम्बर ठाकुर को लेकर जो गोलीकांड है उस पर भी, ये लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है प्रदेश में, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अब ये एकदम से प्रदेश के अंदर जो नशा माफिया है, ड्रग्स का जो इतना ज्यादा विस्तार हुआ प्रदेश के अंदर, ये अपने आप में चिंताजनक है। यहाँ तो बन नहीं रहा है, बाहर से ही आ रहा है। जी और उस पर भी कोई नकेल हम नहीं कस पा रहे हैं। लगातार माता पिता जो हैं बच्चों के
वो चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई काम हो। आज जो आपके डी एडिक्शन सेंटर हैं या जो आपके रिहैब सेंटर हैं सरकारी क्षेत्र में, डिफंक्ट हैं। पूरे कांगड़ा जिला में 2 हैं, वहां कोई जाना नहीं चाहता, प्राइवेट क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उसके अलावा जिस तरह से ये पीछे कुछ घटनाएं हुई हैं कि खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा दिए, झंडे लगा के आ गए, और यहाँ से बस गई HRTC की, उसके ऊपर पोस्टर लगा दिए, या वहां से भी गाड़ियां आती हैं तो पोस्टर लगा करके आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो बॉर्डर पर ही सारी चीजें चेक होनी चाहिए, तो वो तो वहीं से आ रहे होंगे, या उसकी सूचना आगे से आगे जानी चाहिए कहाँ पहुंचे हैं। और जो ये बंबर ठाकुर पूर्व विधायक के ऊपर हमला हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये किस प्रकार से हो गया। उनको तो सुरक्षा भी मिली हुई थी, और इसमें भी पूरी जांच होनी चाहिए कि ये मामला किस तरह का है, कहीं आपसी झगड़ा तो नहीं, पुरानी रंजिश तो नहीं है। और अगर इस तरह से आकर लोग गोलियां चलाने लगेंगे, विधायक पूर्व विधायक की बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसका मतलब कि हमारी सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी है, और पुलिस प्रशासन को बहुत मुस्तैदी से काम करना होगा। ये पहाड़ी प्रदेश है, और अगर यहाँ घटना हो भी जाए तो भागने के रास्ते कम हैं, तो हो जाए तो उसकी सूचना भी लोगों को समय पर मिले, ताकि ऐसे लोग जो आ रहे हैं, अगर इनको आप पकड़ करके इन पे कार्रवाई करना शुरू करेंगे तो बाकी और जो आने वाले होंगे, कम से कम उनके अंदर तो थोड़ा सा इसको लेकर के डर बैठे। जी, सिक्योरिटी की हम बात कर ही रहे हैं सुधीर जी। पिछले सत्र के दौरान जब आप भाजपा में गए तो आपके साथ भी सिक्योरिटी थी। मैं जानना चाहूंगी, क्या वो सिक्योरिटी जो केंद्र सरकार की तरफ से आपको दी गई थी, क्या वो अभी भी आपके साथ ही है, और अगर है तो अब क्या खतरा है सुधीर शर्मा को? ये बड़ी लंबी कथा है। जब मैं कांग्रेस में था तो उस समय भी 2 बार अपनी सरकार के समय आपको पता होगा कि ड्रोन से पूरी रेकी मेरे घर की हुई, और उसके बाद थ्रेट आया जिसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री जी को दी। जब हम चले गए तो ये आशंका वहां भी थी कि शायद कुछ हो ना ऐसा, तो वो सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हुई है, और वो अभी तक है। उसके होने के बावजूद भी एक चिट्ठी आई थ्रेट की, तो ये लगातार अगर कोई ऐसा कुछ प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब है कि संज्ञान तो, अगर ठीक है केंद्र ने सुरक्षा तो दे रखी है, लेकिन प्रदेश को भी तो संज्ञान लेने चाहिए कि भाई कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई संज्ञान अभी नहीं लिया, मेरे ध्यान में तो अभी तक आया नहीं। और अगर कोई ऐसी थ्रेट भी आती है तो यहाँ इनको बताने के बजाय पहले वहां बताना पड़ता है कि कहीं यहाँ से तो वैसे ही माहौल जो है वो असुरक्षा का ही है। जब से जो हमने राज्यसभा में वोट किया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो तब से लेकर के लगता है कि और ज्यादा विचलित हैं कुछ लोग। आप कोई नाम ले सकते हैं कि कौन विचलित है या किससे थ्रेट है सुधीर शर्मा को? नहीं, मैं तो किस थ्रेट मानता नहीं किसी को। ऐसा काम करने वाले आप जानते हैं किस मानसिकता के होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास तो लोग कर ही रहे हैं। सुधीर जी, धर्मशाला के क्या मसले पेंडिंग है वो भी आपसे जानना चाहेंगे, और एक जो काफी लंबे समय से मसला अटका हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, क्या अब सरकार द्वारा पैसे उसको लेकर दिए गए हैं? नहीं, अभी तक भी जो सरकार है तो उसकी धनराशि अभी जमा नहीं हुई है, 30 करोड़ जमा होना है, और उसके अलावा जो बस अड्डा वहां बनना है तो वो भी काम लंबित पड़ा है। उसके अलावा धर्मशाला के अंदर से कई ऐसे कार्यालय थे जिनको वहां से स्थानांतरित कर दिया गया, और हमारे यहाँ पर केंद्र की तरफ से प्रदेश के लिए एक यूनिटी मॉल आया है, और मोदी जी ने वो हर प्रदेश को एक दिया है। तो पहले तो वो मामला ही ठंडा रखने का प्रयास था, 2-3 बार जब प्रश्न लगाए हैं तो अब जाकर के उसकी पहली किस्त जारी की, जबकि और प्रदेशों में बनकर के भी तैयार हो गए। तो इस तरह की कई चीजें हैं। ट्यूलिप गार्डन वहां पर 8.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ, पूरा बन करके तैयार था, उसको चलाना ही था, लेकिन आज बिल्कुल खंडर बन करके वो रह गया है। एक पर्यटन का क्षेत्र है धर्मशाला, तो ऐसी चीजों को तो प्राथमिकता देनी चाहिए थी। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए भी सरकार जो है कई प्रयास कर रही है, क्या धरातल पर वो प्रयास जो है दिख रहे हैं धर्मशाला के विधायक को? देखिए, धर्मशाला के विधायक को नहीं दिख रहे, और पिछले बजट में भी 3000 करोड़ था, इस बजट में भी 3000 करोड़ है, और 2400 करोड़ की एक और सूची है। तो अब ये देखना है कि वो 3000 और ये 2400 एक ही हैं या अलग अलग हैं। अलग अलग हैं फिर तो बहुत बड़ी बात होगी।
ऐसी भी सूचना आई है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा दिया था जी वो पर्यटन विभाग से वापस लेकर के सरकार ने अपने पास मंगवा लिया है, तो वो भी कहीं तनख्वाहों में तो नहीं चला गया। तो यही चरणबद्ध है, एक जगह घोषणा कर दो, वहां पर आप अपना नींव का पत्थर रख दो, शिलान्यास कर दो, और उसके बाद काम जब शुरू ना हो तो कह दो धन का प्रबंध हो रहा है, अभाव है, केंद्र ने रोक रखा है, ये परमिशन नहीं, वो परमिशन नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बजट चरणबद्ध बजट है। अब पता नहीं ये कौन से चरण में किसको क्या मिलेगा ये तो अब प्रदेश की जनता ही तय करेगी। जी बिल्कुल। चलिए, बजट सत्र के कुछ दिन अभी और भी बाकी हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आगे आप सरकार को घेरने वाले हैं? अंत में बस इस बात का आप जवाब दे दें। देखिए, एक तो मैंने नोटिस दे रखा है कि जो हमारा एक कानून है 1984 का हिंदू जी। टेम्पल्स का, उसके ऊपर भी जो है वो चर्चा मांगी है कि उसके ऊपर जिस तरह से पीछे आदेश निकल गए थे कि मंदिरों का पैसा जो है वो सरकार को दे दिया जाए, जी तो उस कानून के अंतर्गत क्या ये अधिकार सरकार को है, या सरकारों को किसी भी धार्मिक संस्थान के साथ ऐसा करना चाहिए, अपना दबाव बनाकर अगर आपने उनका कंट्रोल सरकार के अंदर ले लिया है तो। दूसरा, कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा होनी है, कट मोशन आएगा, और प्रदेश के अंदर जो है बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा जो है उसके ऊपर बोलना है। अभी बजट के ऊपर तो कल बोलना ही है, तो ये सारी चर्चाएं आएंगी, और जो प्रदेश हित में है जी। और जहां सरकार चूक रही है, हमारा विपक्ष के नाते इतना तो बनता ही है कि सरकार को जागरूक करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हमारे साथ थे धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।